नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम ला दिए हैं प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में उनके लिए टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर इसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या होती है, तो देखिए ऑप्शन में है जूल, और सेकंड ऑप्शन में है पास्कल, थर्ड में है न्यूटन और डी में है वाट। देखिए, जूल होता है ऊर्जा का या कार्य का, पास्कल होता है दाब का, और न्यूटन बल का, और वाट शक्ति का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, यानी दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि कौन सी वस्तु के चलते उसके द्रव्यमान में परिवर्तित नहीं होता है। तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, और ऑप्शन डी है सभी। तो आपको सभी आंसर में टिक लगाना है। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि गति का ऐसा यूनिट क्या है। गति का ऐसा यूनिट क्या है, तो गति का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल है कि कौन सा बल वस्तु को स्थिर रखता है। कौन सा बल है जो वस्तु को स्थिर रखता है। तो देखिए ऑप्शन ए है तत्कालिक बल, ऑप्शन बी है संतुलित बल, और ऑप्शन सी है असंतुलित बल, और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो संतुलित बल जो होता है, इसी कारण वस्तु स्थिर रहता है। वस्तु पर बराबर बल लगता है इसलिए वस्तु स्थिर रहता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ऊष्मा के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन डी है गैस, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी ऊष्मा का संचरण सभी से हो सकता है। ठोस से भी हो सकता है, द्रव से भी होता है, गैस से भी होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है कि गति का एकमात्र घटक कौन सा है। गति का एकमात्र घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दिशा, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिशा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार की ऊर्जा एक कक्षा के छात्र के पास होती है जब वह दौड़ता है। किस प्रकार की ऊर्जा एक कक्षा के छात्र के पास होती है जब वह दौड़ता है, यानी दौड़ने से किस प्रकार की ऊर्जा उस छात्र के पास आएगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गति। वो लड़का गति में रहेगा इसलिए उसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत धारा का प्रवाह किस माध्यम में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किस माध्यम में होता है। तो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला सवाल है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है। बल का ऐसा यूनिट क्या है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। चलिए हमारा 11 नंबर सवाल है कि रासायनिक सूत्र H2O किसका है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये भी बताइएगा कि हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा 6 से कम दिया गया है, यानी हमारा यहीं राइट आंसर हो जाएगा कि अम्ल का पीएच मान 6 से कम होता है। और जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और जो इसका 7 होता है वो उदासीन होता है। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल है कि कौन सी गैस के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। कौन सी गैस जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो होता है वो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, जो कि सभी बच्चों को पता ही भी होगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है गैर धातु, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है परमाणु। तो द्रव्यमान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है कि कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में होती है। कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो 71% होता है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि धातु को पिघलने पर तापमान का क्या होता है। धातुओं के पिघलने पर तापमान का क्या होता है? तो धातु जब पिघलता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी गर्म किया जाता है तभी वो वस्तु पिघलता है, यानी अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बर्फ़ के पिघलने पर क्या होता है। बर्फ़ के पिघलने पर क्या उत्पन्न होता है? बर्फ़ के पिघलने पर क्या उत्पन्न होता है? तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है कि ऊर्जा की, ठंडा पानी की, गर्म पानी। तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है। बर्फ़ के पिघलने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि तत्वों की आवर्त सारणी में कुल कितने मुख्य समूह होते हैं। तो कुल मुख्य समूह 18 होते हैं। 18 यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन में कौन सा घटक बदलता है। रासायनिक परिवर्तन में कौन सा घटक बदलता है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है। पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो ये सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन को हमने पहले भी करा है कि क्लोरोफिल के कारण पौधों का हरा रंग होता है या उसकी पत्तियां भी हरी रंग की होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य के हृदय को कितने चेंबरों में बांटा गया है। तो 4 चेंबर में बांटा गया है। अगला सवाल है कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है 45%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 60% और ऑप्शन डी है 70%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मनुष्य के रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। अगला सवाल है कि कौन सी कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है। कौन सी कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है, मतलब इसका पूछा गया है कि कोशिका में कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, यानी ऊर्जा उत्पन्न कोशिका में यही करता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हमने आपको पहले ही बताया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला सवाल है कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। इसी कमी से लोगों को मधुमेह की बीमारी होती है, यानी चीनी रोग की बीमारी होती है। अगला सवाल है कि पौधों में रूट का मुख्य कार्य क्या है। रूट का मुख्य कार्य होता है जल का संग्रहण करना, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन पेट में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में भी होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है कि किस प्रक्रिया से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला सवाल है कि रक्त में लाल रंग का क्या कारण है। रक्त में लाल रंग का कारण क्या है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। जिस भी जीव में उसके रक्त में हीमोग्लोबिन होगा उसका रक्त लाल दिखाई देगा, और जिस जीव में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होगा उसका रक्त का कलर लाल ना होकर किसी और कलर का होगा। अगला सवाल देखिए हमारा है कि कौन सा तत्व पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। कौन सा तत्व? तो नाइट्रोजन जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सभी गैसों की अपेक्षा। अगला सवाल है कि द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान ऑप्शन ए है कि द्रव्यमान स्थिर है, वजन बदलता है। ऑप्शन बी है कि वजन स्थिर है, द्रव्यमान बदलता है, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर होता है और वजन बदलता रहता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर जल का चक्र किससे संबंधित है। तो पृथ्वी पर जल चक्र तापमान से भी संबंधित है, जलवायु से भी संबंधित है, वायुमंडल से भी संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है।
अगला सवाल है कि श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो सभी जीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो पौधे हो या मनुष्य हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सभी जीवों में। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया गया है केवल जानवरों में, तो हम मनुष्य भी तो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से कौन सी गैस कड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माता भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटक भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस धातु को रासायनिक धातु कहा जाता है। किस धातु को रासायनिक धातु कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तांबा, कॉपर। कॉपर जो होता है इसकी खोज सर्वप्रथम मनुष्यों ने की थी, सबसे पहले तांबा की ही खोज आदिवासियों ने किया था। अगला सवाल है कि ध्वनि का स्तर किस इकाई में मापा जाता है। तो ध्वनि को जो होता है वो डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल, और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और बल को न्यूटन में मापा जाता है। अगला सवाल है कि धरती पर कुल जल का कितना परसेंट है। जल कुल कितना परसेंट है धरती पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70%। 70% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। तो मानव शरीर में टोटल 600 मांसपेशियां होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्लाज्मा कोशिका का मुख्य कार्य क्या है। प्लाज्मा कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का संचय, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो परमाणु संलयन, इसको हम लोग पहले भी कर लिए हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं दिखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। अगला सवाल है कि सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है ध्रुवों पर, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर, ऑप्शन सी है समुद्र में और ऑप्शन डी है आर्कटिक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान देखा जाता है और पाया जाता है। अगला सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो इस सवाल को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा कोशिका का प्रकार जीवाणुओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिका का प्रकार जीवाणुओं में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है कोशिका, वो जीवाणुओं में पाया जाता है। अगला सवाल है कि फलों का विकास किस प्रक्रिया से होता है। फलों का विकास निषेचन की प्रक्रिया से होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है। सबसे बड़ा प्राणी जो होता है वो ब्लू व्हेल होती है, जो कि ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पौधे होते हैं, जो कि छोड़ते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत। अगला सवाल है कि कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है। तो ऑप्शन में दिख रहा है हृदय रोग, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन माइक्रोस्कोप में किया जाता है। माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु को 1000 गुना 2000 गुना देखा सकता है, यानी 1000 गुना 2000 गुना जूम किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किया है। आगे भी हम ऐसा ही क्वेश्चन लाने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले वीडियो में भी जो हम कराएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी को आपको ध्यान से याद कर लेना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।